नमस्कार बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ के आधार पर हम ये देखते हैं कि जब हम दो चार्ज पार्टिकल कहीं भी लेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स क्रिएट करने लगती है। एक दूसरे को या तो अपनी ओर खींचने लगेगा या एक दूसरे को अपने से दूर की ओर ठेलने लगता है। मीन्स यहाँ दो तरह का फोर्स एक्सर्ट हो रही है। फर्स्ट टुवर्ड, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स, एंड अवे, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। और इसी दोनों फोर्स, दो टाइप ऑफ फोर्स को हम लोग इंट्रैक्शन वर्ड से लिखते हैं। यहाँ पर इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज मीन्स अब ये कितना होगा, ये चीज डिपेंड करती है कि इसमें कितना कितना चार्ज है। सेकंड नंबर कितनी डिस्टेंस है। थर्ड नंबर इसके बीच का मीडियम क्या है। यानी तीन चीजों पर यह फोर्स डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कूलम्ब्स ने क्या कहा था। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। मीन्स यहाँ पर जो इंट्रैक्शन फोर्स होगी, अट्रैक्शन या रिपल्सन, इस दोनों की प्रोडक्ट, दोनों की मल्टीप्लाई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और जितना सेपरेशन बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर टाइम्स इसका फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। तो सपोज करो Q1 और Q2 चार्ज को हम A और B पॉइंट पर रखें जिसके बीच का सेपरेशन R है। तो यहाँ पर R डिस्टेंस के केस में इसमें फोर्स क्या लगेगा, तो लेट टू चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r। तो कूलम्ब्स की फर्स्ट पार्ट से हम लोग देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of charges, means F is directly proportional to Q1 and Q2, Q1 multiply with Q2। और सेकेंड पार्ट से देखते हैं इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उसके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर टाइम्स, ये इनवर्स हो जाते हैं यानी जस्ट अपोजिट। मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट दोनों को मैच करके देखें तो क्या नजर आते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। F इक्वल्स K Q1 Q2/r²। मीन्स K, what is K here? Here K is electrostatic force constant, जिसका वैल्यू खासकर डिपेंड करता है कौन कौन चीज पर, तो एक यूनिट पर डिपेंड करेगा और एक नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। के का वैल्यू दो तरह का होगा, मीडियम के लिए अलग और वैक्यूम के लिए अलग। और तो यहाँ पर इसका के का वैल्यू हमारा मीडियम पर डिपेंडेंट है। तो कूलम्ब्स लॉ में हम देखें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा करके K का यूज किए। K का वैल्यू अलग अलग टर्म में अलग अलग हो जाती है, जैसे हम SI यूनिट में और CGS यूनिट में लेते हैं। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम between the charges and second is the system of unit। इसके अलावा ये दूसरी चीजों पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर पहले देखते हैं इन CGS यूनिट व्हाट हैपन, इट इज यूनिट K equals to 1।
But in SI unit, K is defined by 1 by 4 pi epsilon naught equals 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. This value for वैक्यूम में सबसे अधिक ये वैल्यू अप्लाई होगी. Hence, force of interaction in vacuum is written as F equals 1 by 4 pi epsilon naught, then Q1 into Q2 by R square. अब जरा देखेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स कैसे बना. तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बन रही है Q1 और Q2 की प्रोडक्ट से. अगर इफ the product of Q1 and Q2 is smaller than 0, यानी ये निगेटिव में आए, तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. और सेकंड केस, अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट हमारा 0 से अधिक हो जाती है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कहलाएगा, यानी वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर की ओर मूव करेगी. यहाँ एक और टर्म है एप्सिलॉन नॉट का. एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. परमिटिविटी वर्ड से ही लगता है हाउ मच इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू गिवन मीडियम. तो इस केस में हम यहाँ देखते हैं कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम में कितना पास आउट होगा, तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 coulomb square Newton inverse 1 and meter to the power -2 is their value. तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमारे पास 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 coulomb square Newton inverse 1 and meter inverse -2. नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का डायमेंशन क्या है. तो यहाँ पर डायमेंशन के लिए सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला मॉड्यूलेट करते हैं और मॉड्यूलेट करके देखेंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर. यहाँ 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो डायमेंशनल फॉर्म में हमारा फिजिकल क्वांटिटी Q1, Q2, F और R स्क्वायर होगा. तो Q1 मीन्स A इंटू टी, Q2 इज A इंटू टी डिवाइडेड बाई MLT इनवर्स -2 मल्टीप्लाई विथ L स्क्वायर. तो सॉल्व करने पर देखेंगे कि m का पावर -1, L टू द पावर -3, T टू द पावर 4 और A स्क्वायर इज योर डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट. और इससे पहले हम एप्सिलॉन नॉट का कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं कि इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 coulomb square न्यूटन इनवर्स 1 मीटर टू द पावर -2. यहां से भी MCQ बनते हैं. इस केस में भी हमारा MCQ बनते हैं कि डायमेंशनल फॉर्म में हमको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या लिखना है. कभी कभी ये भी हम देखे हैं कि किसी किसी MCQ में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इसकी ऑर्डर के फंक्शन में भी लिखा हुआ है, दैट इज 10 टू द पावर 6 बाई सी स्क्वायर, 10 टू द पावर 7 बाई सी, 10 टू द पावर 7 बाई सी स्क्वायर. अगर ये कहीं पर नजर आए तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से निकालते हैं, जहां पर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 बाई सी स्क्वायर से लेंगे. डेफिनेट है एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 बाई म्यू नॉट इंटू सी स्क्वायर. और म्यू नॉट का बेसिकली वैल्यू हम मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 लेकर, दिस इज द वैल्यू SI यूनिट वैल्यू ऑफ म्यू नॉट.
जिसका वैल्यू की बेस पर भी एमसीक्यू बनाई जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि ये कूलम्ब्स लॉ जो है, चूंकि ये फोर्स का इक्वेशन है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेट है इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे? तो इसके लिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के लिए हमने यहाँ पर दो तरह का टर्म लिए। एक में दोनों प्लस चार्ज है, दोनों में एक प्लस और एक माइनस है। पहला कोऑर्डिनेट q1 at the position of r1 and q2 is the position of r2 from origin। इस केस में q1 r1 पोजीशन पर और माइनस q2 r2 पोजीशन पर है। तो डेफिनेट है इस केस में हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रही है। तो जरा सोचते हैं, यहाँ वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, यानी सेकंड चार्ज के कारण फर्स्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स कितना होगा? तो k टाइम्स ऑफ q1 into q2 by r21, that is the separation, that is displacement between them, square of this into vector form, sorry, not square times, this is cubic time, cube, this is cubic form, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म लगा हुआ है। अगर केवल मैग्नीट्यूड लेते तो वो स्क्वायर फंक्शन में रहता। तो यहाँ पर r21 वेक्टर एंड सेकेंड फेस। अब दूसरे पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स का क्या इफेक्ट होगा? तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू k q1 q2 by r1 q into r12 वेक्टर फॉर्म। अब जरा देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट ए से बी पर लें और बी से ए पर लें, क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक दूसरे से इक्वल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो डेफिनेट है अगर हम इसको कहीं एक जगह पुट अप करेंगे तो फोर्स का वैल्यू हमारा नेगेटिव होगा। हेंस using first and third equation, force of action, force on second due to first is equal to the negative sign of force on first due to second। यानी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू फोर्स लगाई गई थी उतनी ही अमाउंट में फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू फोर्स लगाई जाएगी, जिसके कारण एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा हमारा बराबर रहेगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो इससे एक चीज हमको आइडिया मिला कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी ऑब्जर्व दिस इज फॉलोड या अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात, एक चीज हम लोग जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स में इतनी सारी वेरिएशन क्यों हो रही है, क्या कारण है इसका? इन सारे कारणों को लॉज ऑफ मोशन में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। वैसे अभी तक हम लोग लॉज ऑफ मोशन में तीन ही पार्ट के बारे में पढ़े हैं जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहलाती है। इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को तीन पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ मीन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, means if the external force sum of external force is zero then u equals to v equals to x। अगर x जीरो है यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी का कुछ वैल्यू है तो फाइनल वेलोसिटी भी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में उतना ही के इक्वल रहती है। सेकेंड लॉ में हम क्या देखते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स का सम अगर जीरो नहीं होता है तब क्या होता है? देन इट इज डिफाइंड बाय लॉ ऑफ फोर्स।
यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मीन्स F is directly proportional to rate of change in momentum and its direction is in the direction of change of momentum. By this equation, we have to obtain equation of force in magnitude form, यानी F equals to mass into acceleration. Third law from Newton's, दिस इज लॉ ऑफ रिस्पॉन्स. अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर इम्पैक्ट करेगा तो उस केस में उसके बीच क्या रिलेशन अप्लाई हो सकती है, उसमें क्या इम्पैक्ट होगा. क्या इम्पैक्ट होगा यानी वो पहले ऑब्जेक्ट पर किस तरह के बिहेव अप्लाई करते हैं, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय थर्ड लॉ. जबकि इसके अलावा भी हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे फोर्सेस काम करते रहते हैं. आप एक एटम के अंदर क्या न्यूक्लियस के अंदर से लेकर के हम यूनिवर्स तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो इसमें बहुत तरह यानी सारे पार्टिकल एक दूसरे के नेटवर्क के थ्रू ज्वाइंट रहते हैं. ये फोर्स अलग अलग टाइप से हो सकते हैं. दैट आर non-contact force, in which we observe about gravitational force, in which that also due to charge force and so on. So in that case, these forces are directly proportional to the product but inversely proportional to a square of distance between them. ये तो एक टर्म था. जबकि हम अगर शॉर्ट रेंज की बात करें यानी इनसाइड द न्यूक्लियस की बात करें तो वहां पर ये फोर्स की जगह पर अदर टाइप का फोर्स भी काम करने लगते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. और न्यूक्लियर फोर्स में 10 to the power 7 टाइम्स तक इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलते हैं. फिफ्थ लॉ इज डिफाइंड बाय DEE, डायनामिक एनर्जी इक्विवेलेंसी. ये पांचवें लॉ है लॉ ऑफ मोशन का. इस केस में क्या देखते हैं, इट स्टेट एनी चेंज इन एनर्जी. वैसे हमारे पूरे यूनिवर्स का एनर्जी फिक्स है, कांस्टेंट है, लेकिन बाय द वे अगर कहीं पर भी कोई भी लोकलाइज्ड एरिया में अगर एनर्जी का वेरिएशन होगा तो वहां पर मोशन क्रिएट होगा. जैसे एक पटाखे को हम एक्सप्लोड करते हैं तो डेफिनेट है पटाखे का टुकड़ा टुकड़ा चारों तरफ फैलने लगती है. इसी तरह यानी एनर्जी का कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होने के ही केस में हमारी मोशन दिखाई देता है. सो दिस based on your energy state or conservation of energy, but that converted into another part, but that also provide motion. In that case, the equation is represented as E is equals to mc square given by Albert Einstein, and here is gravitational potential G capital M by R square. आज का क्लास इतना है. थैंक यू. और इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिएगा.